हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का हम लोग यहाँ पर पार्ट 6 देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 1 to 5 क्लासेस नहीं देखी है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर लिखिएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पर लिखा हुआ है DFCCIL इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, तो आप सभी की वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जो जो आपको क्लासेस देखनी है। क्लियर? चलिए, सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये थोड़ा सा यहाँ पर लैग हो रहा है। हाँ, सो आज का क्वेश्चन है बुल्स एंड बियर्स आर। जो बुल्स और बियर्स होते हैं वो क्या हैं? तो देखिएगा, जो बुल्स और बियर्स हैं, है ना, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया बुल्स क्या होता है, बियर्स क्या होता है ना। चलिए, तो देखिए बुल्स और बियर्स जो हैं वो एक प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, सट्टेबाजी कहलाती है ना, स्पेक्यूलेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्यूलेटर्स, है ना। ये एक प्रकार की स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या है, सट्टेबाजी है। क्लियर? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है या स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कह लो, यहाँ पर 4 टाइप्स के क्या होती है, स्पेक्यूलेटर्स होती हैं। 4 टाइप्स की यहाँ पर क्या होती है, सट्टेबाजी होती है। पहला तो बुल हो गया, दूसरा जो है वो बियर्स हो गया, है ना, बियर्स। उसी प्रकार से तीसरा एक स्पेक्यूलेटर्स होता है स्टैग, और चौथा यहाँ पर होता है लैम डक। क्लियर? सो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेगा, एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेक्यूलेटर्स नहीं है। तो 3 ऑप्शन में तो दिया रहेगा, चौथा यहाँ पर नहीं दिया रहेगा। कोई सा जो भी यहाँ पर 4 नाम दिए उसमें से एक नहीं दिया होगा, तो वही आपको क्या करना है, वहाँ पर टिक करना है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। The Regulatory Authority of India for all insurance companies in India, IRDA, has its headquarter in। कुल मिला के यहाँ पर हमसे IRDA का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। क्लियर? सो यहाँ पर IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहाँ पर है भैया? हैदराबाद में। क्लियर? सो इस चीज़ को याद रखिएगा, IRDA का यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे IRDA के फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका IRDA का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? लिख दूँ क्या यहाँ पर? चलो मैं लिख भी देता हूँ। आप लोगों से एग्जाम में IRDA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऐसा लिख लीजिए, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। क्लियर? चलिए, अगर हैदराबाद नहीं लिखा होगा तो तेलंगाना लिखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर IRDA का चेयरमैन पूछ लिया जाए कौन है अभी हाल में, तो ये भी याद रख लो, क्या पता पूछ ले, है ना। तो IRDA का चेयरमैन हो जाएंगे SC खुंतिया, SC खुंतिया, है ना। मैं यहाँ पर नाम भी चलो आपको बता देता हूँ, सुभाष चंद्र खुंतिया। क्लियर? अगर जैसे अब सुभाष चंद्र अगर याद नहीं रहा तो SC खुंतिया के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स फॉल अंडर द सुपरवाइजरी ऑफ, म्यूचुअल फंड्स डैश की देखरेख में आते हैं, तो ये सेबी की देखरेख में आते हैं। क्लियर? ये जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, इसकी देख रेख कौन करता है? तो ये सेबी करता है। क्लियर? अब यहाँ पर सेबी का हम लोग पहले भी फुल फॉर्म देख चुके हैं, आज भी देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? सेबी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे सेबी का यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछ लूँ तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्लियर? ये भी चीज़ हमें पता है। यहाँ पर लिख दूँ क्या? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। क्लियर? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सेबी से बनती है क्या, कि भाई इसके चेयरमैन कौन है। बहुत बार एग्जाम में आता है, इवन अभी रेलवे के एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है।
तो सेबी के जो अभी चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी, है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा अजय त्यागी। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो म्यूचुअल फंड्स की देखरेख करता है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है अभी फिलहाल में अजय त्यागी जी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज। सो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रतिभूतियों का उदाहरण नहीं है। तो जो न्यू करेंसीज होती हैं, क्लियर, जो न्यू करेंसीज होती हैं वो प्राइमरी सिक्योरिटीज़ का एग्जाम्पल नहीं होती है। अभी प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होता क्या है, तो देखिए प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट में ये यूज़ किया जाता है, ये टर्म, ठीक है, इज यूज टू डिस्क्राइब द पोर्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय कंपनीज, है ना, जो कि कंपनीज, गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो सिक्योरिटीज, नई सिक्योरिटीज जो इशू करी जाती है, जो जारी करी जाती है, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज कहते हैं। क्लियर, चलिए, सो यहाँ पर जो न्यू करेंसीज होती है वो आपके प्राइमरी सिक्योरिटीज का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी बिल्स, बॉन्ड्स, है ना, बुक डेब्ट्स, तो ये आपके सारे क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स हैं, बट न्यू करेंसी एग्जाम्पल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन, बीसीजी मैट्रिक्स आधारित है, किस पर आधारित है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, उसमें से करेक्ट आंसर है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी में भी पूछा गया है और आपके रेलवे में भी पूछा गया है, तो पूरे चांसेस हैं आपके DFCCIL में भी पूछा जाए। क्लियर, सो देखिएगा जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो किस पर बेस्ड है, तो वो है इंडस्ट्री की ग्रोथ पर, है ना, इंडस्ट्री के विकास पर, इंडस्ट्री की ग्रोथ पर और रिलेटिव मार्केट शेयर पर। क्लियर, सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी पर। क्लियर, अब ये बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये पढ़ लो, देखिएगा, द बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। बीसीजी मैट्रिक्स इज अ फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, टू इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक पोजिशंस। क्लियर, मतलब यहाँ पर इवेल्युएट करता है। क्लियर, बीसीजी मैट्रिक्स व्यापार बॉन्ड पोर्टफोलियो की रणनीतिक स्थिति और इसकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा बनाई गई एक रूपरेखा है, एक स्ट्रेटेजिक है। क्लियर, सो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप टू इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस ब्रांड पोर्टफोलियो एंड इट्स पोटेंशियल। क्लियर, सो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है वो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के लिए होता है, उद्योग के विकास दर के लिए होता है और रिलेटिव मार्केट शेयर के लिए होता है, सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी के लिए होता है, मतलब इस पर बेस्ड है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू कैश काउज सिम्बोलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट फिर एक और बार कर लेते हैं। जो कैश काउ होता है वो बीसीजी मैट्रिक्स में, है ना, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स में क्या सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है स्थिरता को, किसको, स्टेबिलिटी को, किसको, स्थिरता को, मींस स्टेबल को। क्लियर, अब यहां पर देख लीजिएगा, काउ कैश सिंबलाइज स्टेबल इन बीसीजी मैट्रिक्स। कैश काउज आर द लीडर्स इन द मार्केट प्लेस एंड जनरेट मोर कैश देन दे कंज्यूम, है ना। These are business units or products that have a high market share but low growth prospects. जो कैश काउ बीसीजी मैट्रिक्स है वो स्थिरता का प्रतीक है ना, मतलब उसको सिंबलाइज करता है। अब जो कैश काउ बाजार में अग्रणी है और जितनी वे उपभोग करती हैं उससे अधिक नकदी क्या कर लेती हैं, उत्पन्न कर लेती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं और जनरेट कर लेती हैं। ये व्यावसायिक इकाइयों या उत्पाद है जिनकी बाजार हिस्सेदारी अधिक है लेकिन विकास की संभावनाएं कम है। क्लियर, सो ये चीज़ आप लोगों को कैश काउ के बारे में शायद मैं पहले वाले क्लासेस में भी बता चुका हूँ। क्लियर, तो जिन लोगों ने वाली क्लासेस नहीं देखी आप लोग वाली भी क्लासेस देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ द टैगलाइन ऑफ ग्रोथ इज लाइफ। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था थिंक पॉजिटिव टैगलाइन किसकी है ना, तो हम लोगों ने देखा था जो थिंक पॉजिटिव है, थिंक पॉजिटिव। क्लियर, ये थिंक पॉजिटिव टैगलाइन किस कंपनी की है, तो ये है एप्पल कंपनी की। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2018 का, है ना। उसी प्रकार से अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रोथ इज लाइफ जो है ये टैगलाइन किस कंपनी की है ना, तो यहाँ पर आप LG मत क्लिक करके आइएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, सो ग्रोथ इज लाइफ जो है वो रिलायंस कंपनी के टैगलाइन है। किसकी है, रिलायंस कंपनी के टैगलाइन है क्या, ग्रोथ इज लाइफ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा।
द पर्पस ऑफ डैश पेज इज टू प्रोवाइड लिंक्स टू अदर पेजेस। अब देखिएगा, आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर ये, मैं आपको क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। ये जैसे कि एड्स वगैरह के हैं, बैनर एड्स, फ्लोटिंग एड्स, है ना, यूनिकास्ट एड्स, तो आप कहेंगे सर ये कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में ये कहाँ से आ गया एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो बिल्कुल, अगर आप किसी भी कंपनी में, अगर आप प्रोडक्ट की, अगर आप यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल एडवर्टाइज करेंगे। तो इसलिए उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। द पर्पस ऑफ डैश पेज इज टू प्रोवाइड लिंक्स टू अदर पेजेस। डैश पेज का उद्देश्य अन्य पेजों के लिंक प्रदान करना है। तो जो होम पेज होता है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है कि अलग जो अदर पेजेस हैं उनकी लिंक प्रोवाइड करना। क्लियर? होम पेज का यही काम है कि वो अदर जो पेजेस होते हैं उनकी जो लिंक है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द पर्पस ऑफ होम पेज इज टू प्रोवाइड लिंक्स टू अदर पेजेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डैश एड्स टू टेक अप द एंटायर स्क्रीन एंड आर मोर पावरफुल देन बैनर एड्स। अब देखिएगा, हाँ देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ऐसा कोई ऐड जिसमें एंटायर स्क्रीन में क्या चल रही हो? एडवर्टाइजमेंट चल रही हो, है ना, पूरे स्क्रीन में क्या चल रही हो? एडवर्टाइजमेंट चल रही हो, और वो बैनर ऐड से ज़्यादा पावरफुल हो। अब ये बैनर ऐड क्या होता है? तो देखिएगा, बैनर ऐड अगर आपसे पूछा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि ऐसा कौन सा ऐड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में क्या करता है? लिंक को प्रोवाइड करता है, या फिर कोई से ग्राफिक लिंक्स प्रोवाइड करता है। ग्राफिक लिंक्स भी कह सकता है वो। क्लियर? ग्राफिक लिंक्स, ग्राफिक लिंक्स क्या होता है कि जैसे कि सपोज कोई इमेज है, आप उस इमेज पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगी? वो आप उसके पेज पर चले जाओगे, तो वो एक प्रकार की आपके लिए क्या हो गई? लिंक हो गई, बट वो ग्राफिक्स के फॉर्म में हो गई, इसलिए ग्राफिक्स लिंक्स कहा जाता है। तो ग्राफिक लिंक्स जो होती है वो कहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है? उस ऐड को क्या कहते हैं? उस ऐड को बैनर ऐड कहते हैं। क्लियर? और इस बैनर ऐड से पावरफुल ऐड कौन सी है? जो कि पूरे एंटायर स्क्रीन, जो कि पूरे स्क्रीन पर शो होती है, तो वो कहलाती है फ्लोटिंग एड्स। वो कौन सी एड्स कहलाती है? फ्लोटिंग एड्स कहलाती है। क्लियर? तो बैनर एड्स समझ में आ गया क्या होता है, और फ्लोटिंग एड्स समझ में आ गया क्या होता है। क्लियर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपसे एड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेब दैट appears between web pages that the user request। डैश यह वेब पर विज्ञापन का एक रूप है जो वेब पेजों के बीच प्रकट होता है, जो उपयोगकर्ता अनुरोध करता है ना, मींस जो यूजर्स है वो रिक्वेस्ट करता है। तो वो पेज कौन सा कहला, वो ऐड कौन सा कहलाएगा यहाँ पर? तो वो इंटरस्टिशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से डैश इज बेसिकली अ टीवी कमर्शियल दैट रन्स इन द ब्राउजर विंडो। डैश मूल रूप से एक टीवी विज्ञापन है ना? क्या है? टीवी विज्ञापन जो ब्राउजर विंडो में चलता है। तो जो ब्राउजर विंडो में जो टीवी का जो ऐड चलती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिकास्ट एड्स कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? यूनिकास्ट एड्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। तो देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्रोडक्ट का ना तो इंपोर्ट होगा ना तो एक्सपोर्ट होगा। क्लियर? वो उसी सराउंडिंग में क्या होते रहेगा? सप्लाई होते रहेगा, बट ना ही इंपोर्ट हो सकता है अदर कंट्री से, ना ही एक्सपोर्ट हो सकता है अदर कंट्री से। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। तो ये क्या कहलाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। मतलब खुद ही की कंट्री में सप्लाई करना, ठीक है, खुद ही की कंट्री में क्या करना? सप्लाई करना, ठीक है। दूसरी कंट्री के साथ ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ना ही इंपोर्ट, वो क्या कहलाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स B2C ई कॉमर्स कंपनीज यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एक्सेप्ट। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये B2C है ना, निम्नलिखित सभी तकनीकें B2C ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती हैं सिवाय इसके। ठीक है? अब देखो, B2C कंपनी होता क्या है? तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्लियर? B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। मींस यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी क्या करती है? अपने प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करती है? डायरेक्टली बेचती है। किसको? उपभोगकर्ता को। किसको? कंज्यूमर को। क्लियर? आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि ई कॉमर्स, B2C ई कॉमर्स कंपनीज कौन कौन सी है, तो जैसे कि Amazon हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। क्लियर? तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं? ये सारी कंपनीज क्या करती हैं कि
अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को डायरेक्टली क्या करती है, सेल करती है। किसको, कंज्यूमर्स को, किसको, उपभोक्ताओं को। क्लियर। सो अदर कंपनीज वेयर इंडिविजुअल कस्टमर्स आर द एंड यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। वही चीज़ है कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रही है, वो सेल कर रही है अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को। क्लियर। चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें बताना है कि B2C कंपनीज जितनी भी होती हैं, जितनी भी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कंपनी होती हैं, वो कौन सी टेक्निक का यूज नहीं करती है अपने कस्टमरों को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर। तो देखेगा वो क्या करती है, वो रजिस्टरिंग विद सर्च इंजन्स, है ना, वो एसईओ का यूज करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पर यूज करती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वायरल मार्केटिंग। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्लियर। ये वर्चुअल मार्केटिंग नहीं होगा, वर्चुअल मार्केटिंग इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है वायरल मार्केटिंग। क्या है, वायरल मार्केटिंग। क्लियर। ये वर्चुअल मार्केटिंग बिल्कुल करती है। ठीक है, वर्चुअल मार्केटिंग बिल्कुल करती है। क्लियर। उसी प्रकार से ऑनलाइन एड्स भी देती है, बट ये वायरल मार्केटिंग नहीं करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ना कि डी। क्लियर। मैं यहाँ पर सही भी आप लोगों को कर देता हूं, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ना कि डी होगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि देखो वायरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप ये चीज समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो वायरल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेनिफिट में या प्रॉफिट में बेचने के लिए कभी भी झूठा दावा नहीं कर सकती, कभी भी झूठा दावा नहीं करेगी कि उस जो प्रोडक्ट है वो उसका प्राइस है 20 रुपये, लेकिन वो वहाँ पर बताएगी कि इस 20 रुपये में हम आपको 5 लीटर यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सपोज 5 लीटर हम आपको जूस दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उस 20 रुपये में जब हम लेने जाते हैं या जब हम ऑर्डर करते हैं तो उस 20 रुपये में वहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही लीटर वहाँ पर जूस मिलता है। तो वो ऐसा झूठा दावा नहीं करेगी कि आपको 20 रुपये में 5 लीटर का यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी का। तो वो ऐसा झूठा दावा नहीं करेगी। ओवरऑल ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वायरल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठा दावा कभी नहीं करेगी, है ना, झूठी मार्केटिंग कभी नहीं करेगी, बोल कुछ रही है और फिर दे कुछ रही है, ऐसा कभी नहीं करेगी। क्लियर। चाहे कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो। क्लियर। तो बस वही यहाँ पर कहा गया था कि ऐसी कौन सी इसमें से टेक्निक नहीं है जो ई कॉमर्स कंपनियां अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए यूज नहीं करती है। क्लियर। तो वो कौन सी चीज है, वो है वायरल मार्केटिंग। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अपने कस्टमरों को अट्रैक्ट करने के लिए वायरल मार्केटिंग कभी नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वायरल मार्केटिंग। क्लियर। इस चीज को याद रखें, वर्चुअल मार्केटिंग गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायरल मार्केटिंग। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डायरेक्ट टैक्स कोड होता है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं शायद। जो डायरेक्ट टैक्स होता है इंडिया में वो किससे रिलेटेड है, तो वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ की स्टडी होती है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर जीडीपी पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, हम लोगों ने सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें जीडीपी की स्टडी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, बेरोजगारी दर की भी यहाँ पर क्या होती है, स्टडी होती है। इंटरनेशनल ट्रेड की भी यहाँ पर क्या होती है, स्टडी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल ऑफ द अबव, मींस जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट विच डील्स विद द एंटायर प्रोसेसेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नोन एज। उत्पादन से लेकर माल की डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। उस पूरी प्रक्रिया को मींस प्रोडक्ट को डिलीवरी से लेके, मतलब प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से लेके, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन से लेके उसको कस्टमर तक की डिलीवरी तक जो मैनेजमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है, एससीएम कहा जाता है। अगर ऑप्शन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं दिया होगा तो एससीएम दिया होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर। उत्पादन से लेकर माल की डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रियाओं से संबंधित अवधारणाओं को क्या कहा जाता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मीनिंग ऑफ अ बैंक। इनमें से कौन सा सही अर्थ है बैंक का,
तो देखो जो बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो कि क्या है, एक वित्तीय प्रतिष्ठान है, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है। इट एक्ट्स लाइक अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बिल्कुल। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक से यहाँ पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। और ये क्या है, ये क्या एक प्रोवाइड करती है, सेफ लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर चारों सही है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। अब आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेंगे, बट यहाँ पर मुझे बताना था कि क्या क्या चीज़ें बैंक की खासियत है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस लेके आए और 5वां ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। चलो तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन बैंकिंग फील्ड। अब बैंकिंग फील्ड में इनमें से कौन सा टर्म यूज होता है, तो देखो 0 आवर यूज नहीं होता, इनपुट डिवाइसेस यूज नहीं होता, प्रिविलेज मोशन भी यूज नहीं होता, सेडिमेंट्री भी यूज नहीं होता, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है ना, ब्याज दर स्वैप जो है वो आपका यहाँ पर टर्म जो है वो बैंकिंग फील्ड में यहाँ पर जो है यूज होता है। क्या, इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सोल्ड बाय बैंक्स। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय पक्ष के उत्पाद बैंकों द्वारा बेचे जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स। ये तो सभी लोगों को पता है, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। क्लियर। सो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सोल्ड आउट बाय बैंक्स क्या है, वो म्यूचुअल फंड्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टेब्लिश। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1770 में हुआ था, 1770 में हुआ था। द बैंकर्स बैंक इन एनी कंट्री कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक। क्लियर। अब यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बैंकर्स बैंक इज कॉल्ड, है ना, जो बैंकरों के बैंक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि देश के 14 प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 मेजर इंडियन कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री वर नेशनलाइज्ड इन। तो हमें बताना है कि वो जो 14 बैंकों का, सबसे पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 1969 में। कब हुआ था, जुलाई 1969 में। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। क्लियर। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और उन्हें भी चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो है, उन्हें ज्वाइन करने को कह दीजिएगा। क्लियर है। चलिए, अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन्हें कहिएगा कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक ले बाय बाय, टेक केयर।